काश राहुल से उसका अफेयर न होता। अब वह ऐसे चक्रव्यूह में फंस गई थी जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं जानती थी। एक ऐसा भंवर उसे लील लेने को आतुर था जिसकी कोई लहर किनारे की ओर नहीं जा रही थी। इस भंवर में अब उसका डूबना निश्चित था। गाजर का हलवा प्लेट में डालकर वह सीढ़ियों की ओर बढ़ी। अनु को हलवा बहुत पसंद है। अभी वह आखिरी सीढ़ी तक पहुंची ही थी कि उसे हंसी का सम्मिलित स्वर सुनाई दिया। शायद अनु का बॉयफ्रेंड अंकुर आया हुआ था। अंकुर को वह अच्छी तरह जानती है, अक्सर अनु के पास पढ़ने आता है। दोनों मिलकर प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं। ज्यों ही उसने टेरेस पर कदम रखा, सामने का दृश्य देख वह सकपका गई। अनु अंकुर के आलिंगन में थी और वह उसे किस करते हुए सेल्फी ले रहा था। यकायक उसके समूचे शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई और सर्दी में भी माथे पर पसीने की बूंदें चमक उठी। वह खामोशी से नीचे उतर आई। घबराहट के कारण उसे बेचैनी हो रही थी। थोड़ी देर बाद अंकुर चला गया तो अनु उसके पास आ बैठी। क्या बात है दीदी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? उसने अनु की तरफ देखा और गंभीर स्वर में बोली, अनु, तुम मेरी छोटी बहन के समान हो। अन्यथा न लो तो तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहिए न दीदी, क्या बात है? मैं जानती हूँ तुम और अंकुर एक दूसरे को चाहते हो और तुम्हारे घर वालों ने भी तुम्हारे रिश्ते पर स्वीकृति की मोहर लगा दी है। फिर भी विवाह से पूर्व इस तरह से सेल्फी लेना उचित नहीं। अनु की भावभंगिमा कठोर हो गई। वह बोली, ओह दीदी, दिस इज टू मच। आप हमारी जासूसी करती हैं। मेरे पर्सनल मैटर्स में बोलने का आपको कोई अधिकार नहीं। दंदनाती हुई वह सीढ़ियां चढ़ गई। हतप्रभ रह गई वह। अनु से उसे ऐसे व्यवहार की अपेक्षा कदापि नहीं थी। खाना खाने का फिर उसका मन नहीं हुआ। वह बिस्तर पर जा लेटी। विवाह के पश्चात उसने जब यह फ्लैट खरीदा था तो बतौर पेइंग गेस्ट अनु को ऊपर का कमरा दे दिया था। अनु उसके कलीग की कजिन थी और उसे 2 साल के लिए एक कमरा चाहिए था जहां वह आराम से पढ़ाई कर सके। अनु और वह आपस में जल्दी ही घुल मिल गए थे। इस समय उसकी आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे और मन के कैनवास पर पिछले 1 साल की स्मृतियां चलचित्र की भांति उभरकर उसे विचलित कर रही थीं। वो दिन उसके ज़हन में जीवंत हो उठा जब राहुल के बुलाने पर ऑफिस से सीधी वह कॉफ़ी हाउस पहुंची थी। राहुल उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। कॉन्ग्रेचुलेशंस रिया, तुम्हारी शादी फिक्स हो गई। मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला ले लिया और मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। राहुल के व्यंग्यात्मक स्वर से उसका मलिन चेहरा और बुझ गया था। मैं विवश थी राहुल, क्या करती? पापा से बहुत कहा पर वे इंतजार करने के लिए सहमत नहीं हुए। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि जब से मम्मी का स्वर्गवास हुआ है, पापा को मेरे विवाह की जल्दी है, लेकिन तुमने मेरी बात को गंभीरता से नहीं लिया। बीटेक के बाद अच्छी भली जॉब छोड़कर एमबीए करने लगे। उसका स्वर भी गूंठा था। नहीं रिया, तुम्हारा निश्चय पक्का होता तो अंकल तुम्हें विवश नहीं कर सकते थे। तुम कोई दूध पीती बच्ची नहीं हो, इंजीनियर हो और अब तो मेरा एमबीए भी कंप्लीट हो चुका है। जल्दी ही जॉब भी मिल जाएगी। इतना समय हम दोनों ने साथ गुजारा, किंतु तुमने सब भुला दिया। रिया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। क्रोध और पीड़ा के मिले जुले भाव से राहुल का चेहरा लाल हो उठा था। बोझिल मन लिए वह घर लौट आई थी। 10 दिन पहले उसके पापा डॉक्टर राजेश ने उसका रिश्ता सौरभ से पक्का कर दिया था। उसने पापा को काफ़ी समझाया था कि वो कुछ दिन राहुल के जॉब लगने की प्रतीक्षा करें, पर पापा नहीं माने और उन्होंने ज़बरन सौरभ से उसकी सगाई कर दी। सौरभ मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। घर परिवार भी अच्छा था। उन दिनों उसका मन बेहद उद्विग्न रहता था। मम्मी को याद करके वह कलपती, काश वे जिंदा होती तो उसकी जिंदगी को यूं बिखरने न देती। धीरे धीरे 1 माह बीत गया और फिर आई वह कभी न भूल सकने वाली स्याह रात। अब तक किस्से कहानियों या फिर फिल्मों में ही ब्लैकमेलिंग होते देखी थी।
कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि एक दिन स्वयं उसका शिकार हो जाएगी। उस रात खाना खाकर वह अपने रूम में पहुंची ही थी कि एक अनजान नंबर से उसे कॉल आया। फोन रिसीव करते ही एक आवाज उसके कानों से टकराई।